नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेम प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल एचएन हिंदी में। ये जो भूमिका बनती है वो है हिंदी नवजागरण की। आधुनिक काल से शुरुआत में होता है। कह सकते हैं आधुनिक काल का जो पहला चरण है, भारतेंदु युग का जो चरण है, वो हिंदी नवजागरण का, हिंदी क्षेत्र के नवजागरण का पहला चरण है। ठीक है, इस समय क्या हो रहा था, भारतेंदु युग को अगर आप देखेंगे, भारतेंदु मंडल को आप देखेंगे, तो इस समय के रचनाकारों ने अपने रचनाओं के माध्यम से, क्योंकि इस समय के जितने भी रचनाकार हैं सभी कहीं ना कहीं पत्रकार भी हैं, सबकी पत्रिका निकलती है, तो अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से आम जन तक वो संदेश पहुंचा रहे थे जो कि भारतीय समाज में, भारतीय लोगों तक पहुंचना चाहिए। भारतीय समाज में जो विकृति चल रही थी कहीं ना कहीं इसको दूर करने के लिए इन लोगों ने अलग अलग विषयों को चुना, तो विविध विषयों का प्रयोग किया है और नए विषयों का प्रयोग किया, अपनी रचनाओं का के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और भारत की उस समय चल रही दुर्दशा का वर्णन किया है। भारतेंदु जी अपनी खुद रचनाओं में खुद भारत की दुर्दशा का वर्णन करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने आम समाज का वर्णन किया है कि किस तरीके से हम छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भटक रहे हैं, कैसे हमारे घर की महिलाएं जो हैं वो अपनी स्थिति गुजार रही हैं। इस तरह के से लेकर के हिंदी नवजागरण की जो पहली इकाई जो शुरू जो होती है, तो कह सकते हैं कि जो इन समाज ने राष्ट्रीयता के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को जो भारतेंदु का जो चरण है उसने अपने आप को झोंका है और भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं वो बहुत ज्यादा इसके लिए, हिंदी नवजागरण के लिए बहुत ज्यादा मदददायी है, या कह सकते हैं उसके लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। ठीक है, तो जो मोटा मोटा जो फॉर्मूला है इसमें यही समझने वाली बात है कि हिंदी नवजागरण में जो हिंदी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय हिंदी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी क्षेत्र है उसको लेकर के एक और बात चले कि हिंदी जाति की अवधारणा लेकर के आए, तो शुरुआत होती है हिंदी नवजागरण से। हिंदी नवजागरण से लेकर के हिंदी जाति की अवधारणा जब रामविलास शर्मा जी लेकर आते हैं, तब तक ये लगातार क्रांति जो है हिंदी नवजागरण की चलती रहती है। ठीक, तो अगला इसके बाद जो पॉइंट है वो है खड़ी बोली आंदोलन। खड़ी बोली आंदोलन हिंदी साहित्य में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज हम सब जो साहित्य हमारे सामने हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब आंदोलन के फलस्वरूप है कि मेन स्ट्रीम की साहित्य में खड़ी बोली को स्थापित करने का कार्य हो रहा था। कैसे? इसी खड़ी बोली आंदोलन के द्वारा। ठीक है, उसके पहले भी रचना की जाती है, हम देख रहे हैं कि प्राचीन आदिकाल से रचनाएं हो रही हैं, लेकिन उस समय साहित्य की जो भाषा थी वो भाषा खड़ी बोली नहीं थी, वह लोक बोली में हो रहा था। हम संस्कृत, पाली, प्राकृत, ब्रज भाषा अवधि से निकल करके आए थे और उसके बाद हम आधुनिक काल में जब देखते हैं तो यह खड़ी बोली प्रवेश करती है। ऐसा नहीं था कि खड़ी बोली केवल आधुनिक काल में आई, उसके पहले जब आप देखते हो कि अमीर खुसरो की बात करें तो उन्होंने आदिकाल में ही खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अमीर खुसरो आदिकाल में ही खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। वहीं पर ही कवि गंग चंद छंद वर्णन की महिमा जब लिखते हैं, कौन? कवि गंग अकबर के समय में ये आते हैं, इन्होंने चंद छंद वर्णन की महिमा लिखी है, वो उसमें भी खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो खड़ी बोली जो है हमारे हिंदी साहित्य में पहले से अस्तित्व में है, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम में लाने का कार्य था खड़ी बोली द्वारा। जो कविता, गद्य के अलावा कविताएं भी लिखने का जो आंदोलन था वह कहीं ना कहीं इसी आंदोलन के फलस्वरूप आया था। तो कुछ ऐसे बड़े जो नाम हैं उसको हम लेकर के आते हैं। इससे पहले जान लें कि 1813 में 1813 में एक एक्ट आया। ठीक है, अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया जिस एक्ट में संस्कृत और फारसी को बढ़ावा देने की बात कही गई। किसको? संस्कृत और फारसी को बढ़ावा देने की बात की गई। ठीक था, लेकिन इस एक्ट ने कहीं ना कहीं आम लोक भाषाओं को खतरे में डाल दिया, जिससे लोग अपनी भाषा के प्रति और ज्यादा सचेत हो गए। इसके बाद ही जस्ट अगला एक्ट आता है 1845 में 35 में मैकाले लेकर आते हैं। इसने अंग्रेजी भाषा में कार्य को ज्यादा महत्व दिया।
ठीक है। 1835 के जो एक्ट ने अंग्रेजी भाषा के एक्ट को ज्यादा महत्व दिया। इसने भी कहीं ना कहीं हिंदी और लोक बोली जो थी, प्रांतीय जो भाषाएं थी, उनको ज्यादा और अवेयर कर दिया। ऐसे में ही 1836 में एक इश्तहार निकलता है, और इस एक में जो इश्तहारनामा आया, बहुत प्रचलित है ये इश्तहारनामा आता है। इस इश्तहार में अदालती भाषा में हिंदी और अन्य भाषाओं, प्रांतीय भाषा के प्रयोग को महत्व दिया गया। तो अदालती भाषा में इसने क्या किया, ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी उस समय, अदालती भाषा के ऊपर ध्यान दिया किसने, 1836 के इश्तहारनामा में। ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भी धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था कि भारत में रह करके हिंदी भाषा के बिना काम नहीं हो सकता है, और इसी के उद्देश्य के चलते उन्होंने, आप आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना की, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ साथ जिसमें दो भाषा मुंशी अलग से रखवाए गए। हम पढ़ेंगे अभी इनके बारे में। लल्लू लाल और सदल मिश्र दो भाषा मुंशी रखे गए, जिन्होंने स्पेशली हिंदी भाषा को और ज्यादा उसको सुगम और सरल बनाने के लिए, पठनीय बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकों का भी फोर्ट विलियम कॉलेज ने निर्माण कराया। और इसके साथ ही उस समय खड़ी बोली आंदोलन के लिए उस समय जो स्वतंत्र रूप से जो कार्य कर रहे थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद, ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है, दो नाम अभी हमने देखा जो फोर्ट विलियम कॉलेज में थे, कौन थे वो, लल्लू लाल और सदल मिश्र। और फोर्ट विलियम के कॉलेज के बाहर जो दो लोग कार्य कर रहे थे वो हैं सदासुख लाल और दूसरे इंशाअल्लाह खां। ठीक है, ये सारे ऐसे नाम हैं जिन्हें खड़ी बोली आंदोलन को अपने चरम पे पहुंचाया और खड़ी बोली के लिए बहुत कार्य किया। इसके साथ ही उस समय कुछ समाचार पत्रों ने भी इस आंदोलन को और हवा दी और ज्यादा इसको सफल बनाने में अपना योगदान दिया। कुछ समाचार पत्र जैसे उद्दंत मारतंड उस समय आ चुका था, उद्दंत मारतंड, समाचार सुधावर्षण, ये सारे ऐसे समाचार पत्र हैं। साथ में शिव प्रसाद सितारे हिंद भी समाचार पत्र निकालते हैं। हरिशन मैगजीन भी उसी के लगभग आता है, भारतेंदु जी का। ये सारे ऐसे मैगजीन हैं जिन्होंने भी अपने रचनाओं में, अपने पत्रिकाओं में, अपने समाचार पत्रों में खड़ी बोली के रचनाओं को छापा और प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो ये सारे कई छोटे छोटे प्रयास मिलकर के इस खड़ी बोली आंदोलन को सफल बनाते हैं। ठीक, तो इसे देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज।